Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and we are on the last lecture of coordination compounds. So last class में बेटा हमने VBT डिस्कस की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे. So आज की क्लास में हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर का, विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, जिससे मैंने आपको बताया था हम चैप्टर में 3 थ्योरी पढ़ते हैं, वर्नर्स, फिर VBT और फिर CFT. लिगेंड फील्ड थ्योरी इज इन हायर क्लासेस. सो CFT भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, बोर्ड्स के लिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यस वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, बट अभी हम बोर्ड्स पर फोकस करेंगे. सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले बात करते हैं कि इसके अंदर और VBT के अंदर फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. सो VBT के अंदर क्या, पहला मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारे एजम्पशंस थे. VBT के अंदर हम क्या एज्यूम कर रहे थे कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतना मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा, जितना हाइब्रिडाइज करेगा उतना ही आपको नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा. 4 हाइब्रिडाइज कर रहे थे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 कर रहे थे तो 6 मिल रहे थे. फिर लिगेंड मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा था, यही कर रहा था हमने. CFT मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है, यानी VBT में बेसिकली कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड था. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कूलम्बिक फोर्सेस जो ऑपोजिट चार्ज के बीच में होती है. तो ये मॉडल को इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल कंसिडर करता है, यानी ये कंसिडर करता है कि जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, और जो लिगेंड है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है. जबकि पीछे VBT में हम ले रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लिगेंड टू मेटल, बट यहाँ पे ये ले रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, आयनिक फॉर्म है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक फॉर्म में, आयनिक अट्रैक्शन है. मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर जो डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, भी नेक्स्ट पढ़ाऊंगी पोस्टुलेट्स में जब आएंगे. सो मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस या इंटरैक्शन बिटवीन द मेटल एटम एंड द लिगेंड. मेटल एटम या आयन ही होगा ज्यादातर केसेस में. चलो अब यहां पर कुछ बातें करते हैं. So in free or isolated state, all the 5d orbitals present on central metal atom or ion are degenerate. That is degeneracy या degenerate का मतलब क्या होता है कि all have same energy, सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है. ठीक है. सो फ्री स्टेट या आइसोलेटेड स्टेट जब होता है ना मेटल का, जब मेटल अकेला है, जब उसके पास लिगेंड नहीं है, तो उस टाइम पर मेटल के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं. ऐसे पी के जो 3 होते हैं, PX, PY, PZ, वो डीजनरेट होते हैं. डी के 5 ऑर्बिटल DXY, DYZ, DX² माइनस Y², DXZ, Z², वो सारे के सारे, यानी 5 ऑर्बिटल्स DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² एंड DZ², सबकी एनर्जी क्या होती है बेटा उस टाइम पर बराबर होती है. ऑल आर हैविंग द सेम एनर्जी, यानी ऑल दी 5d ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट. डीजनरेट का मतलब ये होता है व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स in axis, d orbitals are further classified into 2. ओरिएंटेशन के बेसिस पर हमने d के ऑर्बिटल्स को फर्दर क्लासिफाई करा था इनटू, फर्स्ट इज T2g, सेकेंड हमने कौन सा करा था, Eg. यही था बेटा T2g एंड Eg. T2g का मतलब क्या था, ट्रिपली डीजनरेट, और Eg का मतलब क्या था,
इवनली डीजनरेट, यही था। T2G के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? dxy, dyz और dxz। और ये जो तीन ऑर्बिटल्स थे बेटा, ये कहां पर लाई कर रहे थे? दे लाई इन बिटवीन दी एक्सिस। लास्ट क्लास में मैंने शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स कराया था, तो dxy, dyz, dxz एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। EG ऑर्बिटल्स, EG में कौन कौन से आते हैं हमारे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल्स आ रहे थे। ये चारों डंबल होते हैं, डबल डंबल होते हैं। ये dz स्क्वायर डबल डंबल नहीं होता। ये तीन एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, जबकि EG ऑर्बिटल यानी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर कहां पे लाई करते हैं? दे लाई ऑन दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। यही बातें करी थी हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए अब आते हैं पोस्टुलेट्स पे। पोस्टुलेट्स फटाफट समझेंगे। अगेन पोस्टुलेट से सवाल नहीं आता, बट हमें समझना है हो क्या रहा है। जहां से सवाल आता है इस थ्योरी में वो मैं ऑफ कोर्स आपको बताऊंगी। तो ये बोल रहा है कि एनायनिक लिगेंड्स को हमने कैसे कंसिडर करा है? एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। ऑब्वियसली बात है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज है। लिगेंड की बात करें, आयनिक अट्रैक्शन तभी होगा जब मेटल पे पॉजिटिव होगा, लिगेंड पे नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एनायनिक लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस एंड न्यूट्रल लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट डाइपोल्स। जैसे मान लो अमोनिया, तो अमोनिया में जो जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है आपका, उसको हम नेगेटिव एंड, डाइपोल का मतलब होता है बेटा दो पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो लोन पेयर वाला पार्ट होता है नेगेटिव, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं पॉइंट डाइपोल, वेयर नेगेटिव एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मेटल एटम और आयन। डाइपोल का मतलब ही होता है डाइपोल, नेगेटिव पॉजिटिव, दो पोल डाइपोल। तो इसमें नेगेटिव जो है वो आपका मेटल की तरफ ओरिएंट करता है, और नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या डोनेट कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में ऑक्सीजन पे, अमोनिया में नाइट्रोजन पे, वो सारा। इसके अलावा इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो CFT के पोस्टुलेट पे आ सकता है सवाल, क्योंकि NCERT के अंदर CFT बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। सो CFT पे कुड बी चांसेस की पोस्टुलेट आ जाए, तो मेन याद रखना है जो लिगेंड्स है दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्जेस, और जो आपका मेटल होता है दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मेटल, जो मेटल है हमारा पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड नेगेटिव चार्ज, एनायनिक है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होगा। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनमें लोन पेयर को नेगेटिव पोल कंसिडर करता है, डाइपोल, नेगेटिव पोल मेटल की तरफ ओरिएंट करेगा। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है या जो इंटरैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग नहीं होती, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे एक s का 2 p के या एक s का 3 p के sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। सो देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और नो इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल ऑर्बिटल। जैसे हम वहां पे लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे ये सब नहीं होता। इसके अलावा मैंने ये पीछे बताई थी आपको 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी। यानी अगर मेटल फ्री स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में, या मेटल आयन जब उसके पास लिगेंड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पर वो डीजनरेट होते हैं ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। NCERT में दे रखा है, वहां पे अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है ये डीजनरेसी तब तक मेंटेन रहती है जब तक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होता है। ये क्या होता है इसमें मैं अभी आऊंगी जब ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग समझाऊंगी, ठीक है। हाउएवर जब लिगेंड पास आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे उसने बोला व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड ईदर एनायंस or the negative ends of dipolar molecules like ammonia, water in a complex, it becomes asymmetrical and degeneracy destroy हो जाती है। degeneracy यानी जो orbitals अभी same energy के थे अब वो split हो जाते हैं। so this results in splitting of the d orbitals। pattern of splitting depend करता है कि जो मेरा crystal field है वो किस तरह का है, octahedral field है, tetrahedral field है, इस पे depend करता है। तो लिगेंड जब आता है, पास आता जाता है,
मेटल के 5 ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्प्लिटिंग होगी, क्या होगा, वो अभी मैं समझा रही हूँ। सो ये बेसिक पोस्टुलेट्स थे, बस मेन याद रखना है CFT के अंदर जो बॉन्ड है मेटल आयन और लिगेंड का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज आयनिक। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, लिगेंड मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता, इट्स जस्ट एन इंटरैक्शन, आयनिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को बस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझेंगे यहाँ पे हो क्या रहा था। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज के अंदर। ऑक्टाहेड्रल हमने देख ही लिया था बेटा, ऑक्टाहेड्रल आपका जैसे ऑक्टाहेड्रल 6 फेसेस वाला होता है। सो पहले फटाफट समझेंगे, पॉइंट्स लिखते चलेंगे। सो इन फ्री स्टेट और आइसोलेटेड gaseous metal ion, all 5d orbitals are degenerate। पांचों के पांचों डी के जो ऑर्बिटल्स थे वो कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं, यानी सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इसके अलावा ये डी ऑर्बिटल्स को हमने फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करा था, T2G और EG। T2G वाले कहां पे लाए करते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, और EG कहां लाए करते हैं, ऑन द एक्सिस, है ना। T2G में क्या आ रहा था हमारा, DXY, DYZ, DXZ। यहां पे हमारे पास कौन कौन सा आता है, dx² माइनस y² एंड dz²। यही था, 2 अच्छे से बना देती हूँ। अब क्या है, हमने ठीक है d के 5 ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, और d में भी हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऐसे होते हैं जो आपके एक्सिस के बीच में लाए करते हैं, 2 ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्सिस के ऊपर लाए करते हैं, तो हम T2G EG के अंदर क्लासिफाई करते हैं। अभी मेटल फ्री स्टेट में है, तो मैं अब डायग्राम साथ साथ बनाती जाऊंगी और समझाती चलूंगी। ठीक है, सो सपोज कर लेते हैं ये D के 5 ऑर्बिटल्स हैं, लाइन पतली करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अभी क्या है, मेरा मेटल आयन इन आइसोलेटेड स्टेट में। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब है कि जो 1 2 3 4 5 डी के ऑर्बिटल्स हैं, ये सबकी एनर्जी सेम है। मैं इनको एक और तरीके से भी बनाकर दिखाऊंगी आपको अभी, बिल्कुल 2 मिनट में। 2 5 नहीं, 2 तो ज्यादा हो गया, कम हो गया, 5 मिनट में बनाऊंगी। ठीक है, यानी यहां पे मेरा मेटल फ्री स्टेट में है, आइसोलेटेड है, अकेला है, इसके पास अभी और कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेटल पर फ्री स्टेट के अंदर है, मेटल या मेटल आयन जो भी है फ्री स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, कोई लिगेंड अभी इसके पास नहीं है। पांचों इसके जो डी ऑर्बिटल्स है बेटा, सबकी एनर्जी क्या है इस टाइम पर, सेम है। ऑल डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। अब क्या होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, यहां नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इन octahedral field the ligands approach on, the ligands approach along +x -x +y -y +z एंड -z एक्सेस। अब एक क्या लिखा है मैंने, बहुत भारी सी चीज लिख दी है, इसको समझेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक्सेस होते हैं बेटा, ये x है, ये y है, ये z है। x के इधर एक्सटेंड कर दूंगी तो ये -x,
ये ऊपर अगर ये ओरिजिन है, ये प्लस वाई है तो ये माइनस वाई, क्वाड्रेंट्स तो आपने पढ़ ही रखे हैं मैथ्स में। ये अगर प्लस जेड है तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा माइनस है, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर क्या होता है, देखो यार, मेटल आयन पे भी खुद के तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा थोड़ा ना मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे। आयरन 2+ था, आयरन 3+ था। अगर आयरन 3+ ले रही हो तो आर्गन 18 3d5 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास भी हैं, और लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते तो हैं। तो होता क्या है कि जब लिगेंड आना शुरू होते हैं, जैसे मान लो सेंटर में मेटल है, दूर से लिगेंड ने आना शुरू करा, बट अभी मेटल को तो नहीं पता कि लिगेंड कौन से एक्सिस से आ रहा है, अभी कहाँ पता उसको यार, लिगेंड उसको कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, अभी नहीं पता, जब दूर से आ रहा होता है ना। जिससे एक चोर चोरी करके भागा, ठीक है, भाग रहा है भागता जा रहा है, ठीक है, उसे नहीं पता उसको पकड़ने वाले कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, बट वो भागता तब भी जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है क्योंकि उसको डर लग रहा है। उसको लोग कहीं से भी, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता लगा उधर गली से उधर गली से इधर गली से इधर गली से सारे के सारे लोग आना स्टार्ट होंगे, बट अभी उसे पता नहीं है कि उसको कौन कहाँ से फॉलो कर रहा है, तो उसकी एनर्जी, उसका टेंशन, प्रेशर तो बढ़ जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जब मेटल आयन को लिगेंड दूर से अप्रोच करता है, जब उसे नहीं पता होता कि मुझे लिगेंड कौन से एक्सिस से आकर अप्रोच कर रहा है या कहां से आके अप्रोच कर रहा है, बट उसे इतना पता है कि हाँ लिगेंड आ रहा है, तो मेटल के बेटा ये जो 500 ऑर्बिटल्स होते हैं, 500 ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी क्या कर जाती है, इनकी एनर्जी राइज कर जाती है, इनकी एनर्जी राइज कर जाती है। 500 की एक साथ करती है ऐसा नहीं है, 500 की एनर्जी राइज कर जाती है। एक सेकंड, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा सा सीधा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा ही बना लें, कल को कहोगे डायग्राम अच्छा नहीं बनाया था मैम ने। चलो, जब मेटल आयन को लिगेंड्स ने दूर से आके अप्रोच करा तो 500, क्योंकि इन ऑर्बिटल को पता ही नहीं है लिगेंड कहां से आ रहा है, 500 को एकदम टेंशन होने लग जाती है यार, अब एनर्जी क्यों बढ़ी, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा होगा, दोनों में रिपल्शन तो होगा बिल्कुल होगा। तो 500 के 500 ऑर्बिटल्स ना टेंशन में आ जाते हैं, 500 अपनी एनर्जी बढ़ा देते हैं। सो अभी क्या है, जो मेरा मेटल आयन है उसे पता नहीं है कि उसको जो फील्ड सराउंड कर रही है वो कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, अभी नहीं पता। तो यहां पर क्या होता है, मेटल आयन अभी जो है वो आपकी कौन सी फील्ड में है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में। और इस टाइम पर 500 ऑर्बिटल्स की जो एवरेज एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। All the 5D orbitals increase their energy, ठीक है। तो ये मेरा मेटल आयन, और इसके अराउंड ये जो फील्ड है वो कैसी है, अभी स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है। जब इसे नहीं पता कि इसको जो लिगेंड है वो कहां से आकर अप्रोच कर रहा है, तो 500 अपनी एनर्जी बढ़ा देते हैं, हो सकता है लिगेंड यहां से आ रहा हो, यहां से आ रहा हो, सामने से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, तो 500 के 500 ऑर्बिटल अपनी एवरेज एनर्जी बढ़ा देते हैं। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे लिगेंड पास आना शुरू हुआ, अब लिगेंड्स और पास आता गया, ठीक है, चोर भाग रहा है, उसे पता लग गया मेरे को लोग इस गली से आने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चोर के पास पैसा है, लोग उसको पकड़ने आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चोर जो होगा लोगों से दूर भागने की, कहीं एक्सेस में भागने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या होता है, जब मेटल
को पता लग रहा है कि लिगेंड उसके पास आ रहा है, कौन से एक्सिस से आ रहा है ये समझेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, क्योंकि हम जो स्प्लिटिंग कर रहे हैं बेटा वो भी कौन सी कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जो लिगेंड आता है ना वो कौन से एक्सिस के अलोंग आता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आता है। एक्स पूरा प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। अब खुद सोचो, डी के 5 ऑर्बिटल्स थे, उनमें से 3 ऑर्बिटल्स जो थे वो मेरे कहां पे लाई करते थे, एक्सिस के बीच में लाई करते थे, है ना यार। ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे फटाफट से बना देती हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ठीक है। ये था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये था, मैं ये वाई ले लेती हूँ, ये एक्स ले रही हूँ, आपके ऊपर है, आप कोई सा भी लेट कर लो, ठीक है। ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से और समझना, ये मेटल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी बढ़ गई थी जब उसे नहीं पता था लिगेंड उसे कहां से आके सराउंड कर रहा है, बट अब लिगेंड धीरे धीरे तो पास आएगा। चोर भाग रहा है, बट लोग भी उतनी तेजी से भाग रहे हैं। अब क्या हो रहा है, लोग ज्यादा पास आ रहे हैं चोर के, क्योंकि वो अलग अलग गली में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो अब क्या हो रहा है, लिगेंड पास आना शुरू हुआ। जब पास आना शुरू हुआ तो मेटल को पता चल रहा है कि मेरे को लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, कौन से एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। तो लिगेंड कौन से एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस से। अगर लिगेंड एक्स वाई और जेड एक्सिस से आ रहा है बेटा, यहां से आ रहा है, तो इन ऑर्बिटल को फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल एक्स वाई जेड पे लाई ही नहीं कर रहे। ऐसे ही अगर लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है तो इस ऑर्बिटल को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल उन एक्सिस पे लाई ही नहीं कर रहे। लिगेंड, अब यार यही बात है, देखो लोग इधर भाग रहे हैं बट चोर तो उधर है, वो उस डायरेक्शन में भाग रहा है, लोग इधर भाग रहे हैं, फायदा क्या है, चोर तो अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा है। मेटल के ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये कहां पे लाई करते हैं, एक्सिस के बीच में, बट लिगेंड तो अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस। अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है एक्स वाई और जेड के, और ये 3 ऑर्बिटल एक्स वाई जेड के बीच में लाई कर रहे हैं, तो लिगेंड इनको तो कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। मेटल के पास इन 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पे रिपल्शन नहीं आएगा। क्यों रिपल्शन नहीं आएगा, क्योंकि लिगेंड इन एक्सिस पे आ रहा है और एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड उन एक्सिस पर है ही नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब लिगेंड एक्स वाई के अलोंग ही आ रहा था तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब लिगेंड बेटा ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मेरा लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है और डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के अलोंग लाई करता है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड पे भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है। मेटल आयन पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के केस में रिपल्शन ज्यादा होगा, है ना। जैसे ही मान लो लोग, अब चोर इधर भाग रहा था, लोग ऐसे भागते हुए आ रहे थे, चोर टकरा जाएगा, मिल जाएगा, लोगों पकड़ के मारेंगे लोग उसको, यही होगा ना। तो यहां पे भी क्या है, मेटल के जो ऑर्बिटल एक्स वाई और जेड एक्सिस पे लाई कर रहे थे वो 2 ही ऑर्बिटल थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो एक्स वाई के ऊपर लाई करता है, और डी जेड स्क्वायर जो जेड एक्सिस के ऊपर लाई करता है। लिगेंड भी उसी एक्सिस से अप्रोच कर रहा था, मेटल का ऑर्बिटल भी ऐसे मान लो, ये मेटल का ऑर्बिटल है, लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, मेटल का ऑर्बिटल यही है। अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों में रिपल्शन होगा तो इन ऑर्बिटल्स ऑफ कोर्स डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, रिपल्शन होगा। तो ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं। रिपल्शन इतना होता है कि एनर्जी में राइज करेंगे, जो चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। सो अब क्या होता है कि इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द लिगेंड्स अप्रोच अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, and because Eg orbitals lie on the axis के ऊपर lie करते हैं, therefore the energy of
Eg ऑर्बिटल्स, Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और वो क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिगेंड भी उसी जगह से आया, मेटल के ऑर्बिटल भी एक्स वाई और जेड एक्सिस में थे, लिगेंड आया, मेटल पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ और एनर्जी क्या कर गई, बढ़ गई। बट dxy dyz dxz में ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक्सिस के बीच में लाई कर रहे थे, बट लिगेंड अलग डायरेक्शन से आ रहा था। बात कुछ समझ आ रही है? तो यहां पे फर्क नहीं पड़ता dxy dyz dxz के केस में, क्योंकि लिगेंड जो होता है वो ऐसे रहा, ये ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है ना। मैंने अभी चोर का बताया, चोर भाग सामने रहा है पर लोग इधर से आ रहे, तो फर्क थोड़ा ना पड़ेगा यार, टकरा ही नहीं पाएगा, लोगों को चोर मिल ही नहीं पाएगा। बट अगर चोर इधर भाग रहा है और लोग ऐसे सामने से आ रहे हैं तो चोर पकड़ा जाएगा। तो यहां पर ये चीज हो जाती है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में, क्योंकि लिगेंड आई एक्सिस के अलोंग रहा एक्स वाई और जेड के, और ये ऑर्बिटल भी एक्स वाई जेड के अलोंग ही लाए करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिगेंड यहां से आया, रिपल्शन हुआ, इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या कर जाती है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इंक्रीज कर जाती है। अब डायग्राम में देखो जरा, तो पहले जब स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड था, जब मेटल को नहीं पता था कि लिगेंड उसे कहां से अप्रोच कर रहा है, तो एवरेज एनर्जी बढ़ती है। बट जैसे जैसे लिगेंड पास आता गया, यानी अब जो मेरा मेटल आयन है बेटा वो कौन सी फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, है ना। व्हेन द मेटल आयन इज इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो यहां पर क्या होगा अब जरा समझेंगे। इस सेंटर को बुलाते हैं एवरेज एनर्जी सेंटर, या फिर इसको बुलाते हैं हम हमारा बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, ठीक है। अब तुम और समझदार हो तो तुम मुझे बता दोगे कौन से दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़नी चाहिए बेटा। हमने देख ही लिया रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा था, डी के जो 5 ऑर्बिटल्स में थे, में से 2 ऑर्बिटल ऐसे थे जो एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे थे, है ना, सॉरी ऑन द एक्सिस लाई कर रहे थे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दे वर लाइंग अलोंग द एक्सिस भी बोल सकते हैं, ऑन द एक्सिस पे थे। और लिगेंड भी उसी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ये भी अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे थे। रिपल्शन होने की वजह से जो आपके Eg ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आपके Eg ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और T2G वाले स्टेबलाइज हो जाते हैं क्योंकि उनको रिपल्शन नहीं मिल रहा, और वो स्टेबल हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी एवरेज से क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। सो ये स्टेबलाइज हो रहा है, एक डिस्टेबलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेबलाइज हो रहा है। जो डिस्टेबलाइज होता है वो एनर्जी में हाई हो जाता है क्योंकि वहां पे रिपल्शन मिलता है, यहाँ रिपल्शन नहीं मिलता, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है और ये एवरेज एनर्जी सेंटर से नीचे चला जाता है, ठीक है। अब ये जो एवरेज एनर्जी सेंटर होता है बेटा पूरा, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो एनर्जी में लोअर डाउन होते हैं, ये कितना लोअर डाउन होते हैं आपका 2/5 डेल्टा नॉट, 2/5 डेल्टा नॉट। एवरेज एनर्जी सेंटर से कितना नीचे हो जाते हैं, 2/5 डेल्टा नॉट। और ऊपर वाले एनर्जी में कितना राइज कर जाते हैं, दे राइज बाय 3/5 डेल्टा नॉट। ये डेल्टा नॉट क्या है अभी बता रही हूं, ऐसे समझ लो। नीचे 3 आ रहे हैं, 3 नीचे स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो उल्टा है 2/5, क्योंकि इट्स बेसिकली 3 नीचे की तरफ स्टेबलाइज हो गए हैं, तो एनर्जी यहाँ पे 2/5 डेल्टा नॉट की होती है। ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स थे 5 में से जो एनर्जी में राइज कर गए, तो यहाँ पे जो गैप होता है वो 3/5 डेल्टा नॉट का होता है, एवरेज एनर्जी सेंटर या बेरी सेंटर से, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाले 3/5 हो जाएगा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट से राइज कर जाते हैं, ये वाले आपके -0.4 डेल्टा नॉट से एनर्जी में नीचे हो जाते हैं, लोअर डाउन हो जाते हैं एवरेज से, ठीक है। जो टोटल गैप होता है बेटा आपका 3/5 और 2/5, जो टोटल गैप होता है, द टोटल गैप इज योर डेल्टा नॉट, ठीक है।
प्लस और माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि कौन एनर्जी में ऊपर उठ रहा है, कौन एनर्जी में नीचे उठ रहा है, ठीक है। तो टोटल गैप होता है डेल्टा नॉट। ये डेल्टा नॉट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये नॉट डिनोट करता है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जब मैं डेल्टा टी लिख दूंगी तो मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, टी डिनोट करेगा टेट्राहेड्रल फील्ड, ओ डिनोट करता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसके अलावा ये याद रखना है आपका जो डेल्टा नॉट होता है वो बराबर होता है 10 डी क्यू के। तो मैं इसको +6 डी क्यू और इसको -4 डी क्यू भी लिख सकती हूँ, है ना। +0.6 इंटू 10 करूंगी डी क्यू के लिए तो +6 डी क्यू, नीचे हो जाएगा -4 डी क्यू अगर डी क्यू की टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम देख लेते हैं अब। मेटल आयन एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड कैसा दिख रहा था बेटा, ये मेटल आयन M, ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऐसी थी, ये हो जाएगा आपका पूरा डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मेटल आयन या एटम कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ तो समझ जाना। CFSC शॉर्ट में लिख देते हैं हम, डेल्टा नॉट इज बेसिकली CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। पेपर के अंदर मैंने कुछ PYQs जब देखे थे तो उनके अंदर यही आ रखा था कि ड्रॉ दी स्प्लिटिंग डायग्राम of in crystal field as per crystal field theory in octahedral field। तो अगर आपको CFT का डायग्राम बनाने को बोलता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग में तो ऐसे आएगा, T2G नीचे आ जाता है, EG ऊपर हो जाता है। इसी का एक और वर्जन में फटाफट से आपको बनाकर दिखा रही हूं। थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे। जिसको पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ उसे पता चल चुका होगा। अब मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ बेटा आपको, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं नीट एंड क्लीन ही बनाऊँ डायग्राम, क्योंकि अगर मैं नीट एंड क्लीन बनाऊंगी तो आप पेपर में वैसा ही बना कर आएंगे, आप टीचर को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। चलिए वही है, ये 5d के ऑर्बिटल्स हैं जो डीजनरेट है। तो यहां पर अभी अगेन मेटल आयन इज इन फ्री स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट या गैसियस स्टेट में है, ठीक है। जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड आई तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की क्या कर गई बेटा, एनर्जी इंक्रीज कर गई। सो पांचों की एनर्जी इंक्रीज, अभी भी डीजनरेट है, डीजनरेसी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बस पांचों की एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अभी जो मेटल आयन है वो कौन सी फील्ड के अंदर है, इट इज इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। अभी उसे पता ही नहीं उसको लिगेंड कहां से अप्रोच करने वाला है, तो पांचों अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, एवरेज एनर्जी सेंटर से
क्योंकि Eg के केस में रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग ही लाया करते हैं और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा होता है, तो रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और नीचे वालों की एनर्जी क्या कर जाती है, कम हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ये वाले आपके कौन से थे, T2G, और ये वाले कौन से थे, Eg, और ये हमारा कौन सा सेंटर था, बेरी सेंटर। ऊपर वाले कितनी एनर्जी में राइज करते हैं बेटा, +0.6 डेल्टा नॉट, या 6dq लिख सकते हैं, या फिर 6dq है ना, 3/5 डेल्टा नॉट से इंक्रीज कर जाते हैं। और नीचे वाले कितना लोअर डाउन हो जाते हैं एवरेज से, -0.4 डेल्टा नॉट, या फिर -4dq से। ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि वो एनर्जी सेंटर से ऊपर जा रहे हैं एनर्जी में, ये नीचे हो रहे हैं, उसका कैलकुलेशन इन सबसे, मतलब ऑफ कोर्स CFSE की कैलकुलेशन में होता है काम, बट इतना याद रखना, टोटल गैप डेल्टा नॉट के बराबर होता है, टोटल गैप इज डेल्टा नॉट विच इज CFSE, प्लस माइनस इज डिनोटिंग विच इज राइजिंग विच इज लोअरिंग डाउन इन एनर्जी। ठीक है, सो अभी जो मेरा मेटल आयन है वो कौन सी फील्ड के अंदर है, नाउ दिस डायग्राम, दिस स्प्लिटिंग शोज द मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल, OH का मतलब है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो हम अपने डायग्राम वगैरह के लिए ये वाला बनाते हैं, आप पीछे वाला भी बना सकते हो, मैंने दोनों वर्जन बना दिए हैं डायग्राम के। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी काम की बातें कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर हमें क्या क्या चीजें पे सवाल आ सकता है। चलिए, सो पहला, CFT डिस्टिंग्विश करती है कि आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, कैसे पता चलता है, लीगेंड्स विच कॉज मोर स्प्लिटिंग, ligands which cause more splitting are called as strong field ligand, that is SFL। यानी वो ligands जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, डेल्टा नॉट ज्यादा होता है, यानी गैप जो होता है T2G और Eg के बीच में बहुत ज्यादा होता है, वो लिगेंड्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, ज्यादा गैप आएगा, यानी Eg को बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देते हैं और T2G उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो जितना ज्यादा डेल्टा नॉट होता है, जितना ज्यादा गैप होता है, जितना ज्यादा CFSE ज्यादा आता है, डेल्टा नॉट, CFSE यही तो था, डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। CFSE जितना ज्यादा आएगा, स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी, उतना लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसी का उल्टा, यानी लिगेंड्स which cause less splitting, यानी वो लिगेंड्स जो कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, they are called as weak field ligands, that is WFL। अब देखो VBT नहीं बता रहा था, ये थ्योरी बताती है, जिसने ज्यादा स्प्लिटिंग करी स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिसने कम स्प्लिटिंग करी वो वीक फील्ड। इस थ्योरी ने बताया, पीछे वाली तो बता ही नहीं रही थी कि क्यों ये वीक फील्ड है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये तो बता रहा है जो ज्यादा स्प्लिटिंग करता है वो स्ट्रॉन्ग, जो कम स्प्लिटिंग करता है, जहां कम वो वीक, जहां ज्यादा स्प्लिटिंग वो स्ट्रॉन्ग। अब इसी स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल था, हम स्प्लिटिंग CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वी कैन कैलकुलेट, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन हो जाती है। सो उसी के बेसिस पर एक सीरीज बनी जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सो इट इज एन experimentally determined series in which
ligands are arranged in increasing order of crystal field splitting. कौन सा लिगेंड कम स्प्लिटिंग कर रहा है, कौन सा लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है, उसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन सीरीज है कि आपका ये लिगेंड कम स्प्लिटिंग करेगा तो ये वीक फील्ड, ज्यादा करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड. उसके बेसिस पे पूरी एक सीरीज बनी हुई है विच इज कॉल्ड एज योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो रिडक्शन पोटेंशियल पे थी. ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पर होती है. ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता जाएगा, जो कम स्प्लिटिंग करेगा वो किसकी तरफ जाता जाएगा, वीक की तरफ जाता जाएगा. ठीक है, फटाफट से इतना नोट करें. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा. लाइन का सेंस थोड़ा कम लग रहा था. इन विच इंक्रीजिंग ऑर्डर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ठीक है, चलिए जरा आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखते हैं. ऑल्दो इट्स गिवन इन एनसीईआरटी. चलिए, आई होप सबको ये पता होगा कि किस कौन सा लिगेंड क्या है या क्या नहीं है. ठीक है, चलिए. सो आप देखिए, सबसे पहले मैं पहले एनायंस के नाम बता देती हूँ सारे के सारे. पहला है I- आयोडाइड, ब्रोमाइड, SCN-. अगर आपका यहां पर जो लिंकेज होगी वो बेटा सल्फर के साइड से होगी. ठीक है, सो दिस यू कैन कॉल्ड एज thiocyanate. Then you have Cl-. This is sulfide, fluoride, hydroxide, OH-. C2O4 2- को आप ऑक्सलेट भी लिख सकते हो, OX. ऑक्सलेट पे 2- का चार्ज होता है. वाटर, NCS-, बट यहाँ पे नाइट्रोजन होगा आपका. ठीक है, यानी thiocyanate N. देन EDTA पे 4- का चार्ज होता है. देन अमोनिया, देन EN is ethylene diamine, देन CN- cyanide ion, देन CO which is carbonyl ligand. ठीक है, सो अगर हम नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हेलाइड डोनर्स आते हैं, यानी ये सबसे वीक फील्ड होते हैं. सबसे वीक फील्ड हेलाइड, ये हटा दो बीच में, हेलाइड. ठीक है, हेलाइड डोनर्स के बाद बीच में आते हैं आपके ऑक्सीजन डोनर्स, यानी जहां पे ऑक्सीजन आपका डोनर एटम होता है ना. हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे, ऑक्सलेट में भी ऑक्सीजन था ना, C++O-, C++O-. पानी में भी ऑक्सीजन होगा, लोन पेयर डोनर. तो फिर आते हैं आपके ऑक्सीजन डोनर मिड में सीरीज के. फिर आते हैं आपके सीरीज के अंदर नाइट्रोजन डोनर्स, जहां पे नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह एक्ट करता है. NCS- में, EDTA के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर, अमोनिया के अंदर लोन पेयर, इथाइलिन डायमीन में. और लास्ट में आते हैं आपके कार्बन डोनर्स. लास्ट में कौन से एटम्स आते हैं, जहां पे कार्बन एज कैसा होता है, डोनर एटम की तरह एक्ट करता है.
सो ये सीरीज कोशिश करना याद हो जाए, हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इतना याद रख लेना, हैलाइड डोनर्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। बैरियर आपका जनरली यहां पर आता है, इससे पीछे के सारे आपके वीक फील्ड होते हैं, इसके बाद के स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ये बैरियर पे आता है। इसका मैं बता चुकी हूँ आपको, अगर मेटल +3 में होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, अगर मेटल +2 में होता है तो अमोनिया कैसा होता है, वीक फील्ड होता है। ठीक है, चलिए अब मैं 1-2 की आपको फिलिंग सिखाऊंगी, चलो, कि कैसे फिलिंग होती है फॉर D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक ही मैं समझा दूंगी, समझ जाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होगा, अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो क्या होगा। ठीक है, डायग्राम तो यही था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की ही बात कर रहे हैं अभी। किस में स्प्लिट हो रहा था बेटा, T2G और EG, और यहां पे भी यही था। ठीक है, D के 5 ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस में स्प्लिट हो रहे हैं, T2G और EG में, यही है। बस लिगेंड की फील्ड की स्ट्रेंथ पर देखेंगे, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड में कम स्प्लिटिंग होगी, बट फिलिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो देखेंगे। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ठीक है, ये तो पहले का है, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, D के ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल में से एक में इलेक्ट्रॉन होगा। जब स्प्लिटिंग हुई T2G और EG में, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाना चाहिए, जब ऑब्वियस ही बात है कि स्प्लिटिंग होगी, D के 5 ऑर्बिटल भी फर्दर स्प्लिट हो गए T2G और EG में, तो मैं इलेक्ट्रॉन ये एक जो था वो कहां भरूं, T2G या EG। तो अब हमें 11th के फिलिंग के रूल्स पे जाना है। पहला जो रूल हम बोलते थे विच इज योर ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फिल होता है फिर हायर में होता है। हुंड्स रूल क्या बोलता था कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होता था सेम ऑर्बिटल्स में, यानी सेम एनर्जी वालों में, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती थी, यही बोलता था। तो हुंड्स रूल और ऑफ बॉ लगाऊं तो लोअर एनर्जी T2G EG में बेटा लोअर एनर्जी T2G वाला है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और वीक फील्ड में भी यही रहेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। तो D1 के केस में D1 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा, T2G1 EG0, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G1 EG0। बात समझ आ रही है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलो D2 करते हैं, D2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो वो भी T2G में ही जाएगा, और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो पहले तो लोअर वाला ही पूरा भरेगा, उसके बाद ही तो आगे जाऊंगी। तो D2 के केस में ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 0, और वीक फील्ड के केस में भी T2G2 EG0, क्योंकि पहले लोअर वाला पूरी तरह फिल होगा फिर जाके कुछ होगा। ठीक है, D3 पर आओ, D3 में भी कुछ नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होगा, यहां पे भी तीसरा इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होगा। पेयरिंग पे तो बाद में आऊंगी, सब कुछ बाद में है। तो D3 के लिए क्या हो जाएगा, T2G3 EG0 और T2G3 EG0। तो चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, D1 D2 D3 में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, फर्क नहीं पड़ता। अब आएंगे जरा D4 में बेटा कहानी बदलेगी। क्यों बदलेगी अभी समझना। D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं इधर, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है,
ये डी के 5 ऑर्बिटल्स थे जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हुए थे T2G और EG में। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग तो यही रहेगी, ये डी के 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हुए थे T2G में और EG में। D4 भाई साहब काफी भारी चीज आने वाली है अब। D4 चलो, एक जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक जगह वीक फील्ड लिगेंड है, क्या होगा? अब देखो यार, यहां पे ये ध्यान रखना है, इफ डेल्टा नॉट इज मोर देन P, ठीक है, इफ डेल्टा नॉट इज मोर देन P, इलेक्ट्रॉन गेट्स paired up and such ligands are strong field. If delta naught is less, P क्या है बेटा? पेयरिंग एनर्जी है, अभी समझाऊंगी, पहले लिख दूं। P डिनोट कर रहा है पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट डिनोट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। चलो अब बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। था क्या, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 3 तो यहां चले गए और पहले 3 तो यहां चले गए D3। चौथे इलेक्ट्रॉन पे चॉइस है, चौथे इलेक्ट्रॉन पे क्या चॉइस है बेटा? या तो वो नीचे पेयर हो जाए या फिर वो EG में चला जाए। क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है, गैप बहुत ज्यादा था, डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी यहां पर कम होती है। डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब खुद सोचो यार, अगर तुम्हारा घर फर्स्ट फ्लोर पे, तुम्हारा दोस्त 8वें फ्लोर पे रहता है, ठीक है, गैप बहुत ज्यादा, लिफ्ट भी नहीं लगी, तो आप बहुत ज्यादा सोचोगे उसके घर जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयर करने के लिए जो एनर्जी है वो कम है, गैप इतना ज्यादा होता है कि वो बोलते हैं कि मैं पेयर ही हो जाता हूँ क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए। स्प्लिटिंग गैप इतना ज्यादा होता है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाना चाहता ही नहीं, जा ही नहीं पाता क्योंकि गैप इतना ज्यादा है। तो वो क्या करता है, नीचे वाले ऑर्बिटल में ही पेयर हो जाता है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए, इट इज वेरी लेस। सो डेल्टा नॉट अगर बहुत ज्यादा है यानी स्प्लिटिंग गैप बहुत ज्यादा है और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि वो पेयर हो जाए, वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। और इस तरह के लिगेंड्स जहां पे डेल्टा नॉट ज्यादा हो यानी गैप ज्यादा हो और पेयरिंग एनर्जी कम हो, तो ऐसे लिगेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड ही तो बुला रहे थे, जहां पे जो ज्यादा स्प्लिटिंग कर रहे थे। अब वीक फील्ड के केस में देखना, वीक फील्ड में क्या होता है बेटा, गैप कम होता है, गैप कम है और पेयरिंग एनर्जी यहां पर ज्यादा चाहिए होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए हमें, और गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है भाई मैं पेयर तो हो नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को पेयर होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या करता है, वो ऊपर चला जाता है, कहता है मेरे को ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप कम है, मैं कूद के तो नहीं, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो खुशी से ऊपर चला जाता है रादर देन पेयर होना, क्योंकि अगर वो पेयर होगा तो उसको पेयर होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। बट वीक फील्ड के केस में क्योंकि गैप कम होता है तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है रादर देन फिलिंग इन T2G, वो T2G में नहीं भर रहा, क्योंकि हम तो पहले बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होने के बाद पेयरिंग होनी चाहिए। बट वीक फील्ड में ये नहीं हो पाता क्योंकि गैप कम होता है, पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन रादर देन पेयर होने की बजाय कहां पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। सेम कहानी D5 में होगी बेटा, D5 में एक और इलेक्ट्रॉन लगा दो, वो यहां पेयर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वीक फील्ड में वो यहां चला जाएगा D5, है ना। ऐसे D6 ऐसे भरते जाओगे, होता जाएगा, ठीक है। मैं D4 का ही समझा रही हूं। सो अगर D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में 0,
और वीक फील्ड की प्रेजेंस में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपकी फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स की। इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या CFT के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगेन इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा क्योंकि पेयरिंग कम चाहिए, गैप ज्यादा होता है, कूद के नहीं जा पाता। वीक के केस में पेयर नहीं हो पाते, यही तो हम बात कर रहे थे, वीक फील्ड नहीं कर पाता, स्ट्रॉन्ग फील्ड करा देता है। CFT की एक्सप्लेनेशन भी देती है कि स्ट्रॉन्ग में गैप इतना ज्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर करना ज्यादा प्रेफर करता है। वीक के अंदर गैप कम होता है, पेयरिंग ज्यादा चाहिए होती है, वो कहता है मैं पेयर ही नहीं कर रहा, मैं ऊपर चला जाता हूं। तो वीक फील्ड पेयर नहीं करा पाता, स्ट्रॉन्ग वाला करा देता है। सो दिस is everything which is explained by CFT but not by VBT. VBT नहीं समझा पाती ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, सो आई थिंक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मुझे जितना समझाना था मैंने सारा समझा दिया। मैंने फिलिंग समझा दिया आपको, D1, D2, D3, D4, आगे वालों के लिए ऐसे ही चलती जाएगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर ली हमने और हमने डायग्राम की बात कर ली है। चलिए फटाफट से टेट्राहेड्रल करेंगे, थोड़ा कलर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने यही बोला ये थ्योरी कलर भी बताती है, सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है? पहला, टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 लिगेंड्स होते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? टेट्राहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 ही लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। सो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है? इन TD फील्ड, TD समझ जाना, टेट्राहेड्रल फील्ड, लिगेंड्स सो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा पहले समझा दूं। देखो आपको ये तो समझ आ ही गया है कि कैसे एनर्जी बढ़ रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर लिगेंड ना ही एग्जैक्टली इन बिटवीन दी एक्सिस आता है ना। जैसे मान लो ये मेरे एक्सिस है, ठीक है, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये z ले लेते हैं। ऑक्टा में तो हमने पढ़ लिया कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या था, लिगेंड एक्सिस के अलोंग आता है, x, y और z के। बट टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर क्या होता है बेटा, ना लिगेंड एग्जैक्टली आपका अलोंग दी एक्सिस आता है, यानी ना Eg वालों के एग्जैक्टली, ना वो इन बिटवीन दी एक्सिस आता है एग्जैक्टली, ना वो इन बिटवीन आता है, ना ही वो एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आता है। क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड आपकी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरह से बन रहा होता है आपका ना, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, सॉरी यहाँ पे तीसरा, यहाँ चौथा लिगेंड। तो टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर क्या होता है, जो लिगेंड की अप्रोच है वो ना एग्जैक्टली T2G से कोइंसाइड करती है, ना Eg से, ना ही लिगेंड आपका एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आता है, ना ही लिगेंड एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस आता है। तो लिगेंड अलोंग द एक्सिस अगर आ रहा था, जैसे कि ऑक्टा में आ रहा था, तो Eg की एनर्जी बढ़ गई थी। यहाँ पे लिगेंड ना Eg के अलोंग आता है एग्जैक्टली, ना T2G के अलोंग आता है, यानी इन बिटवीन आ रहा होता तो T2G की बढ़ जाती, बट एग्जैक्टली इन बिटवीन भी नहीं आता और एग्जैक्टली अलोंग भी नहीं आता। इसकी जो अप्रोच होती है वो कहीं इन बिटवीन में होती है। बट इसकी जब अप्रोच देखी गई तो ये देखा गया कि जब लिगेंड टेट्राहेड्रल फील्ड में आता है तो वो T2G के ज्यादा क्लोजर अप्रोच करता है एज कंपेयर टू Eg, क्योंकि ना ही एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस है, ना ही एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस है। ये जब अप्रोच कर रहा होता है तो ये इस तरह से अप्रोच करता है कि जो लिगेंड है वो ज्यादा क्लोजर अप्रोच करता है टू T2G ऑर्बिटल्स, यानी लिगेंड के बीच का एंगल और T2G के बीच का एंगल जो होता है वो आपका कम होता है, मतलब ज्यादा क्लोज अप्रोच होती है, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर अब अगर लिगेंड T2G के ज्यादा पास आ रहा है, ज्यादा क्लोजर अप्रोच है T2G के लिए, तो आप खुद सोचो बेटा, यू गाइज आर वेरी सेंसिबल कि
जो आपकी ये वाली चीज होगी, जो एनर्जी बढ़ेगी, अब अगर मेरे लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन है, मेटल के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, T2G के ज्यादा क्लोज अप्रोच कर रहा है, तो लिगेंड जब अप्रोच करेगा, मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन होगा, तो यहां पर एनर्जी किन ऑर्बिटल्स की बढ़ जाएगी, Eg की या T2G की? T2G की बढ़ेगी। सो टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर जो एनर्जी बढ़ती है वो आपकी किसकी बढ़ती है? T2G की बढ़ती है। सो इन टेट्राहेड्रल फील्ड ligands approach is closer to T2G than Eg orbitals, therefore यहाँ पे T2 लिखते हैं, G नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं वो बताऊंगी। therefore T2 orbitals rise in energy than average energy center, while E orbitals lower down। अब यहां पे G क्यों नहीं लगाते हैं? G का मतलब होता है जिरेड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है, तो वहां पर हम G लगाते हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर हम G नहीं लगाते हैं। G का मतलब होता है जिरेड, जो सिमेट्री एलिमेंट होता है, सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए हम इसमें G नहीं लगाते, बाकी सब कुछ सेम है। T2 वही है, dxy डिवाइजेड dxz, E वही है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। सो फटाफट से अब टेट्राहेड्रल फील्ड का डायग्राम बनाएंगे। अगेन यहां पर हो जाएगा मेटल, आयन या एटम इन फ्री स्टेट या इन आइसोलेटेड स्टेट या गैसियस स्टेट। पांचों डी ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सब कुछ सेम कहानी है बेटा, मेटल आयन इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। जब मेटल को नहीं पता कि उसको लिगेंड कहां से आकर अप्रोच कर रहा है, तो पांचों की एनर्जी बढ़ जाएगी। बट जैसे जैसे लिगेंड की अप्रोच और क्लोज आती गई, तो देखा गया, पहले एवरेज सेंटर बना दो, जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे स्प्लिट हो गए? 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई और 2 की कम हो गई। क्यों 2 की कम हुई? क्योंकि यहां पर जो लिगेंड की अप्रोच थी वो किससे क्लोज थी? टू दी T2G ऑर्बिटल या T2 ऑर्बिटल। तो लिगेंड और उन T2 ऑर्बिटल, जो 3 ऑर्बिटल थे dxy डिवाइजेड dxz, उनमें रिपल्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से एनर्जी में T2 वाला ऊपर चला जाता है, E वाला नीचे आ जाता है। बेटा डायग्राम में NCERT में G नहीं दे रखा, टेट्राहेड्रल फील्ड में G नहीं लिख कर आना, मैं पहले ही बता रही हूँ, मार्क्स कट जाएंगे पेपर में। सो ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं मेटल आयन इन TD फील्ड, TD यानी टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। ये अगेन आपका एवरेज एनर्जी सेंटर, जिसको हम क्या बुला रहे थे? हमारा बेरी सेंटर। अब यहां पर जो होगा, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर गए तो 3/5 नहीं होगा, यहाँ पर 5 में से 2/5, डेल्टा नॉट नहीं हो जाएगा, अब डेल्टा टी हो जाएगा, या फिर बोल सकती हूं +0.4 डेल्टा टी या 4 DQ, ठीक है। बट ठीक है, अंडरस्टूड है, +0.4 DT लिख देते हैं, डेल्टा टी। नीचे हो जाएगा आपका 3/5 डेल्टा टी या फिर -0.6 डेल्टा टी, उल्टा है, वहां पे -0.4 डेल्टा नॉट था और ऊपर +0.6 डेल्टा नॉट था, याद करो यार, है ना। वहां पे G ऊपर गया था, T2G नीचे आया था। दिखाऊं क्या दोबारा? देखो जरा, +0.6 डेल्टा नॉट, -0.4 डेल्टा नॉट। टेट्राहेड्रल फील्ड में उल्टा हो जाएगा बेटा। यहां पे देखे जरा, टेट्राहेड्रल फील्ड में
टेट्राहेड्रल फील्ड के केस में प्लस 0.4 डेल्टा नॉट माइनस 0.6 डेल्टा नॉट, सॉरी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या डिनोट कर रहा है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी कौन सी फील्ड के अंदर? इन टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर। सो डायग्राम याद रखना है, पहले 500 डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट, उसके बाद भी 500 डीजनरेट ही रहते हैं, बट एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है 500 की। जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है, जब मेटल को पता नहीं होता, ये फ्री मेटल आयन, ये मेटल आयन इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, और ये वाला डायग्राम हो जाएगा जब मेटल कौन सी फील्ड के अंदर है? टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर है। तो E वालों की एनर्जी कम हो जाती है, T2 वालों की बढ़ जाती है, क्योंकि लिगेंड की अप्रोच किससे क्लोज होती है? टू दी T2 ऑर्बिटल्स। एग्जैक्टली दोनों में से किसी से कोइंसाइड नहीं करता, बट ज्यादा क्लोज T2 ऑर्बिटल से, मतलब T2 से ज्यादा पास से गुजरता है, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से T2 वाले एनर्जी में बढ़ जाते हैं और E वालों की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए। सो टेट्राहेड्रल फील्ड का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको दोनों में से किसी का भी स्प्लिटिंग डायग्राम बनाने को बोल सकता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड का या टेट्राहेड्रल फील्ड का, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलिए, इसके अलावा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट। टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। सो ये रिलेशन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, where delta T denotes crystal field stabilization energy in tetrahedral field and delta naught denotes crystal field stabilization energy in octahedral field। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बेटा, पहला, टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर खाली 4 लिगेंड्स होते हैं। 4 लिगेंड्स होंगे तो ज्यादा रिपल्शन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी, जबकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड है। जितना ज्यादा लिगेंड होगा उतना ज्यादा मेटल के ऑर्बिटल्स को रिपल्शन देगा, ज्यादा रिपल्शन देगा तो एनर्जी या स्प्लिटिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। प्लस CFSE के अंदर ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? लिगेंड के अप्रोच EG वालों से एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है, जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर दोनों में से किसी से कोइंसाइड नहीं करता। T2 वालों की एनर्जी बढ़ा तो देता है, बट बहुत ज्यादा गैप तब भी यहां पर नहीं आता। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड से, टेट्रा वाली जो होती है वो ऑक्टा से कम होती है, और रिलेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। यानी अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 4/9 होगी, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, स्प्लिटिंग कम होती है। ऑक्टा फील्ड के अंदर, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। यहाँ लिगेंड्स कम होते हैं, वहां पे लिगेंड ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, सो ये रिलेशन याद रखना है। इसी के साथ लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि हाउ CFT एक्सप्लेन्स द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो मैंने आपको बताया था यार डी ब्लॉक के अंदर भी कि कलर अराइजेस ड्यू टू, 3 रीजन की वजह से कलर अराइज करता है। पहला, डी ट्रांजिशन, डी ब्लॉक के अंदर, F ब्लॉक में FF होता है, डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन। दूसरा हमने करा था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जैसे कि LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसमें हमने एग्जाम्पल करा था परमैग्नेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, MLCT होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसके अलावा MMCT होता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, किसी भी वजह से, बट चार्ज ट्रांसफर होता है, या तो लिगेंड मेटल में करता है, या मेटल लिगेंड में करता है, या मेटल दूसरे मेटल को ट्रांसफर करता है, चार्ज ट्रांसफर करता है। और तीसरा जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू पोलराइजेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। जितना एनायन बढ़ता जाएगा साइज में, पोलराइजेशन उतना बढ़ेगा, उसका कलर उतना ज्यादा होता जाता है। इसके अलावा हमने डी ब्लॉक में बात करी थी D0 एंड D10
कॉन्फ़िगरेशन के जो आयंस होते हैं ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के आयंस जनरली आपके कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। MnO4 परमैंगनेट और यहाँ पे कलर चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, बट ज्यादातर केसेस में जब हमें आयंस में चेक करने को बोला जाता है तो D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता नहीं और यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये कलरलेस होते हैं जनरली। अब बात करते हैं कि डी ट्रांजिशन कैसे होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कॉम्प्लेक्स का, TiH2O होल 6 3+, ठीक है। लिखो भाई, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, x+6 × 0 = +3, तो टाइटेनियम होता है 22, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d1 आएगा, ठीक है। पानी बेटा कैसा लीगेंड होता है, वाटर इज अ वीक फील्ड लीगेंड। ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या स्प्लिटिंग होती है, T2G नीचे Eg ऊपर, यही होता है। और ये टाइटेनियम 3+ है विद D1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो T2G में जाएगा, T2G1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने, ये कैसा लिखा है, इसका ग्राउंड स्टेट। क्या लिखा है, ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या है, TiH2 होल 6 3+ जो होता है ये कौन से कलर का सोल्यूशन होता है, पर्पल कलर्ड का सोल्यूशन होता है। ये पर्पल कलर कैसे आया, तो देखो यार, जब ये टाइटेनियम H2 होल 6 का 3+ का कॉम्प्लेक्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना, जब ये क्या एब्जॉर्ब करेगा बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पर क्या होगा, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली स्टेट में एक्साइट होकर चला जाएगा, यही तो होता था। सो मेरा इलेक्ट्रॉन, दोबारा बनाएंगे, T2G से कूद कर किस में चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। बोला यार पूरा दिखा देते हैं। सो ये D1 कॉन्फ़िगरेशन था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हुई, T2G Eg, ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन T2G में था, जैसे ही उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो कूद के किस में चला जाएगा, Eg में चला जाएगा, वापस आएगा, वही कहानी, एनर्जी एब्जॉर्ब करा, हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, जब वापस फॉल बैक करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो जिस भी रीजन में लाए करेगा आपको वो कलर दिख जाएगा। कलर ऐसे ही तो आ रहा है, बट यहां पर कलर किसकी वजह से आ रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशन। क्यों डी ट्रांजिशन बोला, क्योंकि डी के एक ऑर्बिटल से डी के दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो डी ट्रांजिशन ही तो है। T2G भी डी के ऑर्बिटल थे, Eg भी डी के ऑर्बिटल्स है, बट यहाँ पे एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पे कलर किसकी वजह से आ रहा है, डी ट्रांजिशन। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन T2G से एक्साइट होकर किस में चला गया, Eg के अंदर चला गया। T2G डी से ट्रांजिशन होकर किस में चला गया, Eg में चला गया, वापस फॉल बैक करेगा, फिर से ट्रांजिशन तो हो ही रही है, लोअर से हायर, हायर से लोअर, वापस आएगा, एनर्जी एमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में, जो भी रेडिएशन आपकी वेवलेंथ लाए करेगी वो कलर आपको क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो डी ट्रांजिशन की वजह से जो CFT एक्सप्लेन करती है कि डी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, क्योंकि डी के ऑर्बिटल ऑक्टा में चाहे टेट्रा में स्प्लिट हो रहे हैं, ऑक्टा में T2G Eg में स्प्लिट होता है, टेट्रा में E और T2 आता है, ट्रांजिशन तो वहां भी हो जाएगी, ट्रांजिशन यहां भी हो जाएगी। सो कलर इसकी वजह से अराइज करता है आपका, जो CFT बताता है बट VBT नहीं बता पाता, ठीक है। इसके अलावा कलर याद करने के लिए एक व्हील करा रही हूं, चक्र चक्र चक्र, जिसको बुलाते हैं मुंशिल व्हील।
याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं आप इसको, वाई ग्रीन बुक, ऐसे याद करना, वाई ग्रीन बुक। सो जो ऑपोजिट कलर्स है बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं सारे एक साथ लिख रही हूं, वॉयलेट येलो, ग्रीन रेड ब्लू ऑरेंज, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, येलो ब्लू रेड ग्रीन ऑरेंज, और ये कौन सा हो गया आपका, वॉयलेट, ठीक है। यहां पे नोट बना के लिख भी देती हूं, ऑपोजिट कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर वो वॉयलेट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो येलो एमिट करेगा, येलो कलर का दिखेगा, अगर वो ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज एमिट करेगा, रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा। सो ऑपोजिट कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। याद करने का तरीका है वाई ग्रीन बुक, वाई से वॉयलेट येलो, ग्रीन से GR ग्रीन रेड, और बुक से BO ब्लू ऑरेंज, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑपोजिट कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो कलर अराइज, यहाँ पे हम मेनली जो CFT एक्सप्लेन करती है दैट द कलर इज बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन, और वो DD ट्रांजिशन होता है जब T2G से EG या E से T2, टेट्रा में E से T2, ऑक्टा में T2G से EG में एक्साइट होता है, वापस फॉल बैक करता है और एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। जो भी वेवलेंथ का एमिट करता है वो कलर हमें दिख जाता है। इसके अलावा NCERT के अंदर ये भी दे रखा है, एक येलो कलर के बॉक्स में दे रखा है, बट क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन में नहीं है, कलर तक आ रहा है, मतलब CFT तक पूरा आ रहा है, तो इसको हमें करना जरूरी है क्योंकि सवाल आ सकता है। सो यही बात कर रहे थे, कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विद इन द d ऑर्बिटल्स। विद इन द d ऑर्बिटल्स हो रहा था T2G से E या E से T2 ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आयर अकर फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ। ये डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे कि रूबी, फोटो लगा रखी है मैंने, रूबी रेड कलर का होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना Al2O3, जिसके अंदर 0.5 से 1% क्रोमियम आयन प्रेजेंट होता है। क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन बेटा D3 हो जाएगा, विच आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो वी मे व्यू कि यहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमियम की स्पीशीज होती है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होती है, और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होती है तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से रूबी को कौन सा कलर मिल जाता है, रेड। एक्चुअली में Al2O3 व्हाइट कलर का होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, बट क्योंकि रूबी के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर 0.5 से 1% आपका क्रोमियम आयन प्रेजेंट होता है, Cr3+। अब क्रोमियम आपका D ब्लॉक एलिमेंट है, DD ट्रांजिशन जा सकता है, तो जब ये DD ट्रांजिशन जाता है दैट टू कौन सा फॉर्म करता है, ऑक्टाहेड्रल, यानी ट्रांजिशन T2G से EG फिर वापस फॉल बैक करेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर इंपार्ट करता है, और रूबी बहुत सुंदर जेमस्टोन होता है, रेड कलर इंपार्ट करता है। नेक्स्ट है एमरल्ड। एमरल्ड आपका ग्रीन कलर का है, तो एमरल्ड के अंदर क्रोमियम आयंस ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट इन द मिनरल बेराइल, विच इज बेरिलियम 3 Be3 Al2 Si6O18 होता है बेराइल, ठीक है। सो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड्स सीन इन द रूबी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, रूबी से थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला अलग होता है बेराइल। बेराइल के अंदर क्रोमियम आयन होता है, तो जो जेमस्टोन बनता है दैट इज कॉल्ड एमरल्ड। सो यहाँ पर मेनली आपका येलो रेड ब्लू में एब्जॉर्ब करता है, और ट्रांसमिट कौन से कलर में करता है, ग्रीन कलर में करता है। एब्जॉर्ब जो करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेमली येलो रेड ब्लू में एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। तो रूबी के अंदर भी DD ट्रांजिशन की वजह से कलर है, और एमरल्ड के अंदर भी किसकी वजह से कलर आ रहा है, DD ट्रांजिशन, ठीक है। इसी की बाद मतलब इसी की वजह से कह रही हूँ, जो आपके जेमस्टोन्स होते हैं DD ट्रांजिशन की वजह से बहुत सुंदर सुंदर, ज्यादातर सब में एल्यूमिना होता है Al2O3, बट अलग अलग मेटल्स प्रेजेंट होते हैं एज इम्प्योरिटीज थोड़े थोड़े अमाउंट में, और वही उसको कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं CFT का लिमिटेशन,
ऑल्दो ये थ्योरी बहुत मतलब काफी अच्छी थ्योरी है, काफी सक्सेसफुल भी रही है, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही है, कलर बता रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आप बता ही सकते हो, कहाँ अनपेयर्ड होगा, कहाँ पेयर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड सब बता देता है। हाउएवर इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो क्या था कि ये थ्योरी एज्यूम करती है कि आपका जो इंटरैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आयनिक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस हिसाब से अगर मेटल आयन पर पॉजिटिव है तो जो आपके हेलाइड डोनर से F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो वो तो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे? क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलाइड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं तो उनको सबसे ज्यादा नेगेटिव, उन पे सबसे ज्यादा, मेटल पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव, तो वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना चाहिए, स्प्लिटिंग भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि हाउएवर फ्रॉम द असम्पशन लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस, इट फॉलोज कि एनायनिक लिगेंड्स शुड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस में उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, है ना। जब मेटल आयन के लिगेंड पास 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 जाएगा, लिगेंड पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, मेटल पे भी ज्यादा पॉजिटिव, और मेटल के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, पास आएगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग करना चाहिए था। बट एनायनिक लिगेंड्स एक्चुअली में हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आते हैं, यानी ये एक्चुअली में कैसे बिहेव कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड, जबकि इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा ये थ्योरी कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करती है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, और भी कुछ कुछ वीकनेसेस हैं CFT की। बट अब जो थ्योरी आई है LFT वो और इससे बेटर है, और चीजें इंप्रूव होती ही रहती हैं। मेन अगर मैं बात करूं इस थ्योरी का लिमिटेशन वो यही है कि ये एनायनिक लिगेंड्स, यानी जो आपके जिन लिगेंड्स पर नेगेटिव चार्ज था, खासकर हेलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उनको एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, बट वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। CFT से मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, CFT से ज्यादा आपको डायग्राम आता है, कलर आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। So thank you so much, and with this your inorganic is over. All the very best for your board exam. See you super soon guys. Bye bye. Thank you.